And welcome students. I hope each one of you are staying safe and self-quarantined at home in this time of crisis. Let me begin my first session by introducing the first lecture of your class 12th math syllabus, which is relations and functions. 12th बोर्ड में इस साल इस चैप्टर से 7 मार्क्स वेटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे. इसमें भी लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली, और शुड आई से लेट मी स्टार्ट माय क्लास बाय रिवाइजिंग रिलेशंस. गाइस, रिलेशन के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 11th में बहुत ही एक्सटेंसिवली पढ़ रखा है. इसकी डेफिनेशंस, इसके फीचर्स, इसका मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन और इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेशंस एसोसिएटेड विद इट. आपके क्लास 12th का जो सिलेबस है वो उस पॉइंट से शुरू हो रहा है जिस पॉइंट पे आपने क्लास 11th एंड किया था. It's just I can say your class 12th is an extension of your the point at which you stopped at class 11th. इसीलिए जिन बच्चों को रिलेशन से प्रॉब्लम है वो इस सेशन के बाद, इस लेक्चर के बाद अपने क्लास 11th के से रिलेशन को रिवाइज कर लें और कोई जो भी प्रॉब्लम्स या डाउट्स हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. आज मैं रिलेशंस का एक प्रीव्यू आपको दे दूं ताकि आपको जब रिवाइज करें तो उसमें आसानी हो. व्हाट डू मीन बाय रिलेशंस गाइस? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो रिलेशन का मतलब होता है हिंदी में संबंध. In English we can also say it is connection or association. Now here we are not connecting two instruments or two devices कि तार के ज़रिए हमने बल्ब को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया. तो कनेक्शन या एसोसिएशन मैथमेटिक्स में क्या है? अबाउट व्हाट? किसके साथ कनेक्शन? तो ऑब्वियसली कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स. अच्छा, डिवाइसेस को तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास तार है. मैथमेटिकली अगर हम दो नॉन एम्प्टी सेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, एसोशिएट करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं, तो जो डेफिनेशन है वो खुद बताता है, वो एक और टॉपिक को, एक और डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करता है कि रिलेशन खुद है क्या. तो रिलेशन इज अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets. अब इसी में आपको एक और सब टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स. इसके बारे में भी आपने क्लास 11th में एक्सटेंसिवली पढ़ा है. Now if you look at what do you mean by Cartesian product available, obviously Cartesian product ये डिफाइंड होता है ओनली फॉर नॉन एम्प्टी. बार बार हम लोग इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं. नॉन एम्प्टी सेट मतलब किसी भी सेट में कम से कम एक एलिमेंट होना ज़रूरी है. व्हाट इज ए सेट? जहाँ भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उस समय अपनी कॉपी में
या तो वो डेफिनेशन लिखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे। तो व्हाट इज ए सेट? तो सेट इज डिफाइंड एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। कलेक्शन नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। यस, तो सेट थ्योरी में आप सेट को भी रिवाइज कर लें तो आपको इसका पर्पस समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका सेट थ्योरी पूरे मैथमेटिक्स का बेसिस है, फंडामेंटल है। स्पेशली रिलेशन फंक्शन को अगर आपको समझना है तो सेट थ्योरी के बारे में आपकी नॉलेज परिपक्व होनी चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इफ आई इंट्रोड्यूस कार्टेशियन प्रोडक्ट, if I take a set A consisting of elements A, B, C, set B consisting of elements 1 and 2, और इसमें मुझे सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ, तो सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ क्या देता है, क्या रिजल्ट होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिजल्ट भी एक सेट ही होता है, बस उस सेट में हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बजाय ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं एज कंपोनेंट। और ऑर्डर्ड पेयर बनता कैसे? तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट है उसका एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट बनता है, और जो सेकंड सेट है उसका हर एलिमेंट कंपोनेंट का सेकंड, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कंपोनेंट बनता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर याद होगा, हम लोग ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को इन सेट बिल्डर फॉर्म वी यूज टू राइट इट एज ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकेंड कंपोनेंट वाई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। प्रैक्टिस के लिए आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड कर सकते हैं। नाउ रिटर्निंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, तो अगर आर रिलेशन था फ्रॉम ए टू बी, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डेफिनेशन के अनुसार ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने सबसेट्स होंगे, आर क्या होगा उनका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का वन ऑफ द सबसेट्स होना चाहिए। यही आपकी डेफिनेशन भी है। सिमिलरली इफ आर डैश, हम बी टू ए में रिलेशन एस्टेब्लिश करें, देन डेफिनेशन के हिसाब से आर डैश शुड ऑल्सो बी ए सबसेट ऑफ बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड, हम लोग यही ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी को रोस्टर फॉर्म में, अगर रिप्रेजेंटेशन के रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ये देखेंगे कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ कितने ऑर्डर्ड पेयर्स, कितने जोड़े बनाएगा, कितने डिफरेंट जोड़े बना सकता है। तो पहला एलिमेंट ए है और सेट बी के दो एलिमेंट्स हैं 1 and 2, तो ये एलिमेंट ए सेट बी के एलिमेंट्स 1 and 2 के साथ दो ऑर्डर्ड पेयर्स a, 1, a, 2, सिमिलरली एलिमेंट बी b, 1, c, b, 2, एलिमेंट सी c, 1, c, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर्स बना रहा है। और ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म। उसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या होगा, तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगा, तो बी के एलिमेंट्स थे a, b, और
एक एलिमेंट्स थे 1, 2, 3। कितने डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे? A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3। और कार्टेशियन आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, then we all know that the cardinality of A Cartesian product B and B Cartesian product A is equals to mn number of elements, which is cardinality of A into cardinality of B। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। उसी बेसिस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टोटल पॉसिबल रिलेशंस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो किसके बराबर होगा? वो होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स आप बना सकते हो उतने पॉसिबल रिलेशंस डिफाइन होंगे। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट होंगे या जितनी कार्डिनलिटी होगी ऑफ द पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और वो किसके बराबर होगा? सो इट विल बी ट्वाइस 2 raised to power cardinality of A Cartesian product B by the use of combinatorics, as the total number of possible relations defined from set A to set B as equals to the total number of ways of selecting each subset of A Cartesian product B, which can be stated as MnC0। Mn आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के, तो आप ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में से कितने डिफरेंट एलिमेंट्स के सबसेट का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ ए सेट। कितने टुकड़े कर सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के? तो एम्प्टी सेट कितने वेज में आप बना सकते हैं? MnC0। सिंगलटन सेट MnC1 वेज में, सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ईच MnC2 वेज में, एंड द सेट इटसेल्फ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और ये किसके बराबर होगा? अगर हम बाइनोमियल थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2 raised to power, जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, विच इज़ 2 raised to power mn। ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, या मैं कह सकता हूँ ऑल पॉसिबल रिलेशंस। अब इसी में 4th पॉइंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस आप बना सकते हैं? पॉसिबल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो नॉन एम्प्टी में क्या होगा? इस फॉर्मूला में ये एक एम्प्टी सेट दे रहा था, इसके बाद जितने सबसेट्स हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट है, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज देयर। तो दिस विल बी 2 raised to power mn माइनस MnC0
MNC 0 which is 2 raised to power MN minus 1, ये होगा। इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेट A whose cardinality is 3, set B whose cardinality is 2, then cardinality of both A Cartesian product B and B Cartesian product A will be 6. So टोटल कितने पॉसिबल रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम A to B? तो क्या होगा? 2 raised to power A कार्टेशियन प्रोडक्ट B की कार्डिनलिटी जो कि 6 है, तो 2 raised to power 6, 64 पॉसिबल रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम A to B। सिमिलरली इतने ही रिलेशंस आप डिफाइन भी कर सकते हैं, पॉसिबल रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम B to A। और अगर नॉन ज़ीरो रिलेशंस पूछे जाए या नॉन एम्प्टी रिलेशंस पूछे जाए फ्रॉम A to B, तो ये हो जाएगा इन 64 रिलेशंस में एक एम्प्टी रिलेशन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 63। सिमिलरली इतने ही पॉसिबल नॉन एम्प्टी रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम B to A। ये सब बातें आप पढ़ के आए हैं क्लास 11th में। मैं बस आपके सामने इसको, इस पक्ष को रख रहा हूँ। अब इफ़ आई टेक अप अनदर एग्जाम्पल, अब कुछ और फीचर्स भी रिलेशन के जो 11th में आप पढ़े हुए हैं उनको हम ज़रा चेक करेंगे। जैसे कि आपने डोमेन पढ़ा, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ A जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C, सेट B जिसमें कि एलिमेंट्स हैं P Q R S, और एक रिलेशन R1 डिफाइन हो रहा है फ्रॉम A to B गिवन एज R1 के ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं एज A, P, A, Q, B, R, C, S। ऑब्वियसली दिख रहा है R1 क्यों A to B के ऊपर बनाया गया रिलेशन है, क्योंकि इसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं उनका फर्स्ट कंपोनेंट सेट A का एलिमेंट है और सेकेंड कंपोनेंट सेट B का एलिमेंट है। सो R1 इज ए सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, इसीलिए R1 रिलेशन है फ्रॉम A to B। अब इस रिलेशन का अगर मुझे डोमेन निकालनी है, ये आप क्लास 11th का ही बात हो रही है मैं, तो आप किसी भी रिलेशन की डोमेन कैसे निकालते हैं? बाय, तो द डोमेन ऑफ रिलेशन R1 will be a set containing all the first components of each ordered pair present in the relation। तो इनमें इस रिलेशन R1 में 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं और ये चारों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट को अगर मैं मिला दूं तो ये रिलेशन R1 का डोमेन होगा। तो और अगर जनरल फॉर्म में देखा जाए तो हमने पीछे डेफिनेशन में लिखा था एज ऑर्डर्ड पेयर x, y। तो जितना जो फर्स्ट कंपोनेंट x होता है इन x, y, it is the
domain, it forms the domain of the relation R1. Similarly, अगर रेंज हमको निकालनी है किसी रिलेशन की या किसी भी रिलेशन की, तो रेंज कैसे निकलेगी? हम रेंज विल बी अनदर ए सेट formed by combining the second components of each ordered pair present in the relation. तो रिलेशन R1 में मौजूद जो सेकेंड कंपोनेंट्स थे वो क्या थे? P, Q, R एंड S. मतलब कि जो सेकेंड कंपोनेंट होगा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में हमने उसको x, y लिखा था, तो जो y कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट y जो होगा प्रेजेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर x, y विल फॉर्म द रेंज ऑफ द रिलेशन R1. Similarly, what will be the codomain of the relation R1? So the codomain of relation R1 is always the second set of the Cartesian product. कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकेंड सेट होगा वो हमेशा आपका कोडोमेन सेट होता है. तो पूरा का पूरा सेट भी जिसके एलिमेंट्स हैं P, Q, R, S विल फॉर्म द कोडोमेन ऑफ रिलेशन R1. अगेन ये सारी बातें आपने क्लास 11th में पढ़ रखी हैं. आज की क्लास के बाद आप ज़रूर इसको रिवाइज करेंगे सब लोग. आगे बढ़ते हुए the another topic that you have already studied is inverse of a relation. Inverse of a relation. अगर मैं इसको एक एरो डायग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो अगर रिलेशन R was defined from A to B, set A to set B, then R inverse is a relation defined from B to A. मतलब रिलेशन R A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट है, तो इसका इन्वर्स रिलेशन B कार्टेशियन प्रोडक्ट A का. रिलेशन R अगर A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का सबसेट है तो R इन्वर्स B कार्टेशियन प्रोडक्ट A का आपका सबसेट होगा. तो रिवर्स होने पे B to A में डिवाइन होने पे क्या हो जाता है कि डोमेन जो होती है R इन्वर्स की, वो रिलेशन R की रेंज जो होती है वो डोमेन हो जाती है. जो रिलेशन R की रेंज होगी वो R इन्वर्स की डोमेन होगी, और रिलेशन R की जो डोमेन होगी वो R इन्वर्स की रेंज होगी. सिमिलरली कोडोमेन अगर हम देखें, R की कोडोमेन होता था सेट B, तो R इन्वर्स की कोडोमेन क्या होती थी या क्या होगी? सेट A. ये सारी बातें आपने क्लास 11th में पढ़ी हैं. इन्वर्स रिलेशन पे अगर मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करूं या आप भी अपनी अपनी कॉपी में करिए. इफ आई टेक ए सेट containing first 10 natural numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to 10, and R be a relation defined on A. As R given है ordered pair x, y such that x plus 2y is equals to 10 for
both the elements x and y belonging to set A। अब इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपके क्लास 12th का स्टार्टिंग टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जो कि है रिलेशन डिफाइंड ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट। इलेवेंथ में तक आपने रिलेशन डिफाइन किया बिटवीन टू डिफरेंट सेट्स, आइदर फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। बट 12th में हम बात कर रहे हैं रिलेशन डिफाइंड ऑन ए एम्प्टी सेट, सपोज दैट सेट बी ए। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी इस केस में? रिलेशन डिफाइंड ऑन वन सेट और वन नॉन एम्प्टी सेट ए is basically a relation R defined from set A to itself। तो इसका मतलब हो जाएगा your relation R is a subset of A Cartesian product A। A Cartesian product A के जितने सबसेट्स होंगे वो इस रिलेशन R में मौजूद होने चाहिए। आ रही बात समझ में? यही आपकी क्लास 12th के फाउंडेशन है, इसे स्टार्टिंग टॉपिक है। Similarly, if R dash is a relation defined on B, then इसका मतलब है R dash will be a subset of B Cartesian product B। और रिप्रेजेंटेशन में आप क्या लिखेंगे? B2। So continuing with the example that led to the introduction of the first topic of your class 12th, which comes as relation defined on one non-empty set। तो उस क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को अगर मैं कंटिन्यू करूँ, यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, तो सेट ए पर रिलेशन आर आपने डिफाइन किया। इसका मतलब आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देन हमको आर इनवर्स फाइंड करना है और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो आर के लिए जो इक्वेशन गिवन है वो है x + 2y = 10। तो यहाँ से अगर मैं 2y को इवैल्यूएट करूँ तो 2y आ रहा है एज 10 - x। x कहाँ से वैल्यू ले रहा है? सेट A से, फ्रॉम 1 to 10। तो 2y is an even number on the, and 10 is also an even number। So obviously एक even number x को भी even number ही होना होगा, तभी 2 even numbers का difference is an even number। So x even number values ले रहा है, तो x क्या क्या values ले सकता है? तो x value ले सकता है सेट A से as 2, 4, 6, 8, 10। तो वैल्यू 10 नहीं ले सकता, क्योंकि 10 लेने पर y क्या आ जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में आपका y आ जा रहा है एज 0, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A। सो 2y = 10 - x में अगर मैं x को 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो y कम्स आउट टू बी एज 4। 4 सब्स्टिट्यूट करूँ तो y कम्स आउट टू बी एज 3। 6 सब्स्टिट्यूट करूँ तो y कम्स आउट टू बी एज 2। एंड 8 सब्स्टिट्यूट करूँ तो y कम्स आउट टू बी एज 1। सो रिलेशन R की ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगे 2, 4, 4, 3, 6, 2 एंड 8, 1। सो R इनवर्स कैसे फॉर्म होगा?
R inverse will be formed by only interchanging the first and the second component of पहले और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले और दूसरे कंपोनेंट को आपस में इंटरचेंज करने पर जो सेट मिलेगा वही आपका आर इन्वर्स होगा या वही आर इन्वर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब इसमें ए बी सी ऑप्शन रोस्टर फॉर्म में है, जिसमें बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी इज़ गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं आर इन्वर्स को लिखना चाहूँ तो उसको लिखने का तरीका भी आपके यहीं से आता है। जब आप y को कम्प्लीटली x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें और आर इन्वर्स की इक्वेशन बनाने के लिए हम इस में x को रिप्लेस कर दें बाय y एंड y को रिप्लेस कर दें बाय x, तो क्या मिल रहा है हमें? x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई बाई 2 which is 2x is equals to 10 minus y, which is 2x plus y is equals to 10 for all x and y belonging to set A. So thus you can see that option D भी आपका correct option है। So B and D are your correct answers to this particular question. Please note it down. So continuing with the information, जो कि है अगर सेट ए की कार्डिनलिटी है n, then the total number of possible relations that can be defined on set A, non-empty set A, is the total number of ways of choosing is equals to the total number of ways of choosing the subsets in A Cartesian product A, which is, and we know the cardinality of A Cartesian product A will be n square, so this will be equals to 2 raised to power the cardinality of A Cartesian product A, which is 2 raised to power n square. For example, अगर सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनलिटी 3 है, तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आप बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं? तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट A में आपके 9 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस upon A is 2 raised to power 9, which is 500 relations, 512 total relations. So up till now I have discussed all the various subtopics that you have already studied in class 11th. आपके लिए एक टास्क है कि आज क्लास के बाद आप उन सारे टॉपिक जो मैंने अभी तक 11th के सब टॉपिक्स डिस्कस किए उनको रिवाइज करें और अपने डाउट्स क्लैरिफाई करें हमारे साथ। मैं अब इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपके 12th के स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग टॉपिक को।
रिलेशन डिफाइंड, ऑब्वियसली रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए हम लोग जान रहे हैं, दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, जहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में it can be written as in general way as ordered relation containing ordered pair x comma y, where both the components x, first component x and second component y are elements of the set A. अब क्लास 12th की इंट्रोडक्शन होती है विद द टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, एक क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिलेशंस और दूसरा क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिलेशंस। क्वालिटेटिव टाइप का जो बेसिस बनता है वो होता है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मौजूद है वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। हर पर्टिकुलर टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि ऑर्डर्ड पेयर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इन जनरल मैं लूँ x, y प्रेजेंट इन रिलेशन। दूसरा क्वांटिटेटिव टाइप की जो डिवीजन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट which is x related or connected to the number of second component y in the ordered pair x, y. To summarize, जो आपका क्वांटिटेटिव टाइप है उसकी डिवीजन होती है कि कितने आपके फर्स्ट कंपोनेंट जुड़ रहे हैं आपके सेकेंड कंपोनेंट के साथ, कितने नंबर ऑफ, आप इसमें नंबर काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट के साथ एसोसिएट या कनेक्टेड हो रहे हैं। जबकि क्वालिटेटिव टाइप में हम ऑर्डर्ड पेयर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या मैं कह सकता हूँ कंडीशन एनालाइज करते हैं। इसके बेसिस पर ये दो ब्रॉड डिविजन्स में या ब्रॉड कैटेगरीज में आपके रिलेशंस डिवाइड हो गए। लेट मी continue with that further subdivisions of your qualitative type of relations. पहले मैं आपको क्वालिटेटिव टाइप भी फर्दर दो सब कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ट्रिवियल रिलेशन एंड नॉन ट्रिवियल रिलेशन। मैं पूरा आपको ट्री डायग्राम बना दूं क्लासिफिकेशन का और उसी में आपके पूरे रिलेशन के टॉपिक या सिलेबस आ जाएगा। ट्रिवियल रिलेशन दो तरह में डिवाइड होते हैं, नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। Where null relation is the smallest and the universal relation is the largest relation, type of relation, जो आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर डिफाइन कर सकते हैं। नल रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं, कई बुक्स में इसको वॉइड रिलेशन भी कहा जाता है। फॉर द नॉन ट्रिवियल टाइप ऑफ रिलेशंस आपके डिवाइड हो जाते हैं एज आइडेंटिटी
reflexive relation, symmetric relation, and transitive relation. एंड फर्दर एक कॉमन टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं एज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन में ही इक्विवेलेंस क्लास। मैं सभी टॉपिक्स को इंडिविजुअली एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ आपके समक्ष रखूँगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। इस साल डेफिनेशंस भी आई हैं। डेफिनेशंस की कंडीशन 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी गई हैं बोर्ड में। क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिलेशन की क्लासिफिकेशन का ट्री डायग्राम बनाने के बाद let me also define the quantitative type of relation। मैंने पहले भी कहा कि जो क्वांटिटेटिव टाइप है वो इस बेसिस पे बनाया गया है कि कितने नंबर ऑफ, हम काउंट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट x, कितने नंबर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट x एसोशिएट या रिलेट करते हैं टू द नंबर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट y इन दी ऑर्डर्ड पेयर x, y। और इसकी जो डिवीजन होती है वो है एज 1-1 रिलेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पहला 1 आपके फर्स्ट कंपोनेंट x को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर पेयर में, और दूसरा 1 सेकेंड कंपोनेंट y को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर पेयर x, y में। तो मतलब 1 कंपोनेंट इन x और फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू 1 सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड इसी में आता है 1 to many रिलेशन। इसमें 1 कंपोनेंट, 1 फर्स्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू मैनी सेकेंड कंपोनेंट, और थर्ड आता है मैनी 1 रिलेशन, जो रिप्रेजेंट करता है कि मैनी फर्स्ट कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ओनली 1 सेकेंड कंपोनेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर अगेन x, y। और फोर्थ टाइप आता है मैनी रिलेशन। इन 4 टाइप्स में 1-1 रिलेशन, एंड मैनी 1 रिलेशन, यही दोनों क्वालिफाई करते हैं टू बी कॉल्ड एज फंक्शन, जबकि 1 to many relation and many relation, it can never be a function।